महिला के प्रजनन तंत्र को ना एक बेहद संवेदनशील और जटिल इकोसिस्टम की तरह समझकर देखिए। बिल्कुल, एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल हरे भरे जंगल की जहां हर चीज एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। मिट्टी की नमी हो, धूप की मात्रा हो या हवा की गति, इन सब का एक बहुत ही सटीक संतुलन है। और अगर ये संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़े तो सब गड़बड़ हो जाता है। सही कहा। जरा सोचिए, अगर अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ने लगे, बेमौसम सूखा पड़ जाए या भयानक आंधी आ जाए, तो उस जंगल का क्या होगा? नदियां सूखने लगेंगी, पेड़ मुरझा जाएंगे। बिल्कुल, और पूरे जंगल का जीवन चक्र टूट जाएगा। ठीक इसी तरह है ना, महिला के शरीर में जब दोषों का, खासकर वात, पित्त और कफ का असंतुलन होता है, तो गर्भाशय और प्रजनन तंत्र से जुड़ी कई जटिल बीमारियां जन्म लेती हैं। ये तुलना बहुत ही सटीक है। इसी आंतरिक इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन है कि आज के समय की गंभीर समस्याएं जैसे पीसीओडी, फाइब्रॉइड, भारी रक्तस्राव या दर्दनाक माहवारी, इनको केवल ऊपरी लक्षणों से न देखकर इनके मूल कारणों को समझा जाए। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही गहरे हैं। हाँ, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम और अथर्ववेद, इन प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले इन समस्याओं की जड़ को पहचाना था। इस इकोसिस्टम वाली बात ने ना पूरे विषय का आधार बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। हाँ, क्योंकि आज की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अक्सर शरीर को टुकड़ों में देखती है। सिम्टम्स के आधार पर। बिल्कुल, अगर दर्द है तो बस दर्द निवारक दवा दी जाती है, अगर कोई सिस्ट है तो उसे सर्जरी से निकालने की बात होती है। लेकिन चरक संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ शरीर के इस मौसम को बहुत गहराई से समझते हैं। तो आयुर्वेद में इस पूरे सिस्टम को कैसे देखा गया है? आयुर्वेद में जलन अंगों का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही सूक्ष्म है। इसमें भग यानी बाह्य जननांग, योनि यानी वजाइनल केनाल, गर्भाशय यानी यूटरस और आर्तव यानी मासिक स्राव, इन सबको मिलाकर आर्तववह स्रोतस कहा गया है। आर्तव स्रोतस यानी वो पूरा मार्ग जिससे जीवन का निर्माण होता है। जी, ये पूरा का पूरा एक चैनल है। तो अब किसी भी बड़े सिस्टम या मशीन को ठीक करने से पहले हमें उसके मुख्य इंजन को समझना पड़ता है। इन वैदिक और आयुर्वेदिक स्रोतों का अध्ययन करते हुए जो एक बात सबसे शक्तिशाली रूप से सामने आई, वो ये है कि स्त्री रोगों का वो मुख्य इंजन वात है। वात, बिल्कुल सही। तो क्या हम यहाँ वात को शरीर का एक तरह का सीईओ मान सकते हैं? मतलब एक ऐसा सीईओ जो अगर पैनिक कर जाए तो पूरी कंपनी ठप हो जाती है। अरे, ये तुलना मुझे बहुत पसंद आई। वात शरीर में गति, संचार और मुख्य रूप से हमारे नर्वस सिस्टम का नियंत्रण करता है। अगर सीईओ ही तनाव में आ जाए तो पूरी व्यवस्था तो चरमरा ही जाएगी। जाहिर सी बात है। इसी संदर्भ में ना अष्टांग हृदयम के उत्तर स्थान में आचार्य वाग्भट ने आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सिद्धांत दिया है। उनका श्लोक है, न ही वाताद्रिते योनि वनितानाम प्रदुष्यति अतो जित्वा तमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम। बाप रे, ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि वात के प्रकुपित हुए बिना यानी बिना वात के बिगड़े स्त्रियों का योनि या गर्भाशय कभी दूषित नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब वात का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। 100%। कोई भी स्त्री रोग वात की भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए श्लोक का दूसरा हिस्सा कहता है कि सबसे पहले वात को जीतकर यानी उसे शांत करके ही अन्य दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। तो अगर आप वात को नजरअंदाज करके केवल कफ या पित्त का इलाज कर रहे हैं तो बीमारी कभी जड़ से खत्म नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, वो बार बार वापस आएगी। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना है और इस सीईओ वाली बात को हमारी आज की जीवन शैली से जोड़ना है। आज की लाइफस्टाइल में वो सीईओ लगातार भयंकर तनाव में है। महिलाओं का कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमेशा हाई रहता है। हाँ, नींद पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल, हर वक्त एक भागदौड़ मची है जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल ही दरअसल बढ़ा हुआ वात है जो पूरे सिस्टम को क्रैश कर रहा है? ये एकदम सटीक वैज्ञानिक व्याख्या है। जब शरीर में तनाव बढ़ता है तो कॉर्टिसोल का स्तर ऊपर जाता है। कॉर्टिसोल शरीर को फाइट और फ्लाइट यानी लड़ने या भागने के मोड में डाल देता है। और वात भी तो यही करता है ना? बिल्कुल। ये स्थिति शरीर के पोषण और नमी को सुखा देती है, जो एकदम वात दोष की रूखी और अनियमित प्रकृति के समान है। अनियमित दिनचर्या से हमारी सर्केडियन रिदम बिगड़ती है। तो जब सीईओ घबराया हुआ है
और आप नीचे के कर्मचारियों को डांट रहे हैं, यानी केवल हार्मोन पिल्स दे रहे हैं, तो कंपनी ठीक नहीं होगी। पहले उस कॉर्टिसोल को, उस वात को शांत करना होगा। तो अगर वात मुख्य कारण है, तो ये समझना भी जरूरी है कि शरीर के अन्य मैनेजर यानी पित्त और कफ किस तरह इस इकोसिस्टम में दखल देते हैं। हाँ, क्योंकि उनके बिना अलग-अलग बीमारियां नहीं बनेंगी। बिल्कुल। जब हम स्रोतों को देखते हैं तो ये बहुत स्पष्ट है कि हर बीमारी के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा दोष प्रभावित है। ये बात मुझे हैरान करती है कि आधुनिक चिकित्सा अक्सर हर तरह के मासिक दर्द को एक ही तरह की पेन किलर से दबा देती है, जो कि बहुत ही आम प्रैक्टिस बन गई है। ना? जबकि आयुर्वेद शरीर के अंदर चल रहे विशिष्ट मौसम के आधार पर बिल्कुल अलग इलाज बताता है। यही आयुर्वेद की असली गहराई है। हर महिला का दर्द एक जैसा नहीं होता, क्योंकि उनका आंतरिक मौसम अलग होता है। अष्टांग हृदय में वातज, पित्तज और कफज योनि रोगों के लक्षण बहुत स्पष्ट हैं। वातज की क्या लक्षण है? वातज लक्षणों के लिए श्लोक कहता है, योनो क्रुद्धो अनिला कुर्याद रुक्तोदायम सुप्तता। इसका अर्थ है कि जब वात बढ़ता है, जैसे रूखा खाने, ठंडी हवा लगने या अत्यधिक तनाव से, तो योनि और गर्भाशय में सुई चुभने जैसा तेज दर्द होता है। सुन्नपन और अकड़न भी। हाँ, सुन्नपन, अकड़न और चींटी चलने जैसी अनुभूति होती है। और जो आर्तव यानी मासिक स्राव है, वो बहुत पतला, रूखा और झागदार होता है। मतलब ये एक सूखा, हवादार और सिकुड़ता हुआ मौसम है, सब कुछ जकड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसके विपरीत पित्त दोष का मौसम बिल्कुल अलग होता है। पित्त तो गर्मी से जुड़ा है ना? जी। श्लोक है, करोति दाह पाकोष्णपूति गंधी ज्वरान्विताम। जब पित्त दूषित होता है, जैसे अधिक मसालेदार खाने, गुस्से या शरीर में गर्मी बढ़ने से, तो वहां सिकुड़न नहीं होती। तो वहां क्या होता है? वहां होती है भयंकर जलन, गर्मी, दुर्गंध और कई बार बुखार जैसा महसूस होना। जो स्राव होता है वो अत्यधिक गर्म और नीले, पीले या काले रंग का होता है। भारी रक्तस्राव होता है। बाप रे, ये तो एक उभरते हुए ज्वालामुखी जैसा मौसम हो गया। एकदम सही शब्द है, ज्वालामुखी। और अगर कफ बढ़ जाए, क्योंकि कफ को तो हमने हमेशा भारी और ठंडी चीज माना है। कफज योनि रोग का श्लोक है, कफो भी शंदि भी क्रुद्ध कुर्याद योनिम वेदनाम। यह एक ठंडे, नम और जमे हुए मौसम की तरह है। तो इसमें दर्द नहीं होता? नहीं, कफ बढ़ने से दर्द नहीं होता। श्लोक में ही है अवेदनाम, यानी दर्द रहित। लेकिन इसमें अत्यधिक ठंडापन, भारीपन, खुजली और पीला या सफेद चिकना स्राव होता है। समझ रही हूँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है लोहित क्षया, जिसे आधुनिक विज्ञान में एमेनोरिया या बहुत कम पीरियड्स आना कहते हैं। यह तब होता है जब वात की रूक्षता और पित्त की गर्मी एक साथ बढ़ जाते हैं और आर्तव को पूरी तरह सुखा देते हैं। ये वर्गीकरण तो बहुत तार्किक है। अगर किसी को दर्दनाक और कम पीरियड्स आ रहे हैं तो उसका कारण अलग है, और अगर गर्मी के कारण भारी रक्तस्राव हो रहा है तो कारण एकदम अलग है। बिल्कुल। तो चलिए इन लक्षणों को हमारी आधुनिक बीमारियों से जोड़ते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद इनका क्या सटीक इलाज बताता है। मान लीजिए अगर किसी को कष्टार्तव है, यानी अत्यधिक दर्दनाक माहवारी, जो कि वात के कारण है, तो आयुर्वेद सीधे तौर पर क्या करने को कहता है? कष्टार्तव में सबसे पहले वात की जकड़न को तोड़ना होता है। इसके लिए अशोक की छाल का काढ़ा माहवारी शुरू होने से 5 दिन पहले लेना बहुत फायदेमंद बताया गया है। और अगर तुरंत दर्द हो रहा हो तो? तुरंत दर्द से राहत के लिए आयुर्वेद एक बहुत ही साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय बताता है, अजवाइन, गुड़ और गर्म पानी। अरे, इसका मैकेनिज्म क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? देखिए, अजवाइन में एंटीस्पैज्मोडिक गुण होते हैं जो गर्भाशय की ऐंठन को खोलते हैं। गुड़ शरीर में उष्णता यानी गर्मी लाता है और वात की दिशा को नीचे की ओर करता है, जिसे हम अनुलोमन कहते हैं। और गर्म पानी? गर्म पानी उस जकड़न को पिघलाता है। माहवारी के दौरान तिल और गुड़ का सेवन भी इसी तरह वात को शांत करता है। ऊपर रक्तस्राव होता है, वही ज्वालामुखी फट रहा है, तब क्या करें? रक्त प्रदर सीधे तौर पर पित्त और रक्त की दुष्टि है। गर्मी बहुत बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए आयुर्वेद स्तंभन यानी रोकने वाली चिकित्सा का उपयोग करता है। स्तंभन? इसमें क्या दिया जाता है? नाकेसर, घी और शहद का मिश्रण यहाँ बहुत असरदार हेमोस्टैटिक का काम करता है। नाकेसर कषाय यानी कसैला होता है जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर
तुरंत ब्लीडिंग को रोकता है। अच्छा, तो कसैलेपन से उसे सिकोड़ देते हैं। हाँ, इसके अलावा अशोक, लोधरा और अर्जुन का काढ़ा इस अत्यधिक गर्मी को शांत करने का बहुत ही प्रामाणिक उपाय है। ये बहुत दिलचस्प है। गर्मी को कसैलेपन और ठंडक से काटना। इसी तरह श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया कफ दोष के कारण होता है। वहां ठंडा और भारीपन है। बिल्कुल, श्वेत प्रदर में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और कफ जमा होने लगता है। इसके लिए लोध्र, आंवला और अशोक का चूर्ण दिया जाता है, जो उस अतिरिक्त नमी को सोखते हैं। इसके लिए कोई खास औषधि भी है क्या? जी, इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय औषधि है पुष्यानुग चूर्ण। यह सफेद पानी की समस्या में एक प्रमाणित और बहुत प्रभावी औषधि है। अब मैं उस बीमारी पर आना चाहती हूँ जो आज के समय में हर दूसरी महिला को प्रभावित कर रही है, पीसीओडी या पीसीओएस। हमारे स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद इसे आर्तव क्षय से जोड़ता है, जहां कफ और आम के कारण ब्लॉकेज हो जाता है। हाँ, आम का जमाव बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आपसे इसी आम के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए कहना चाहूंगी, क्या हम इसकी तुलना एक हाईवे पर लगे लंबे ट्रैफिक जाम से कर सकते हैं, जो शरीर के हार्मोन्स को, जिन्हें हम गाड़ियां मान लें, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता? ये ट्रैफिक जाम वाला उदाहरण इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आयुर्वेद में आम दरअसल उस चिपचिपे बिना पचे हुए भोजन के रस को कहते हैं, जो खराब पाचन तंत्र के कारण शरीर में टॉक्सिन की तरह जमा होने लगता है। तो ये हाईवे ब्लॉक कैसे करता है? जब जीवन शैली खराब होती है तो ये आम कफ के साथ मिलकर आर्तवह स्रोतस यानी आपके प्रजनन चैनलों के हाईवे पर एक भारी ट्रैफिक जाम लगा देता है। नतीजा ये होता है कि ओवरीज तक सही पोषण पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक सवाल है। कफ तो ठंडा और सुस्त है, तो फिर पीसीओडी में ओवरीज के अंदर जो सिस्ट बन जाते हैं, जो कि एक तरह की ग्रोथ है, वो कैसे होती हैं? ये बहुत ही बारीक सवाल है। देखिए, जब आम और कफ मिलकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो पीछे से आ रहा वात फंस जाता है। वात फंस जाता है? हाँ, वात की प्रकृति है गति करना, मूव करना। जब उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो उसी जगह गोल गोल घूमने लगता है और कफ को इकट्ठा करके सख्त गांठों में बदल देता है। ओह, तो वात के घूमने से वो गांठें बनती हैं। बिल्कुल, यही वो सिस्ट हैं। इस ट्रैफिक जैम को खोलने के लिए केवल हार्मोन्स देना काफी नहीं है, पहले उस जाम को पिघलाना होगा। तो इसे पिघलाते कैसे हैं? इसके लिए त्रिकुटु चूर्ण जैसी औषधियां दी जाती हैं, जो अग्नि को बढ़ाकर आम को जलाती हैं। जब रास्ता साफ हो जाता है तब हार्मोन्स के संतुलन के लिए शतावरी, अशोक और लोध्र का उपयोग होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या? वो तो पीसीओडी में बहुत कॉमन है। जिसे आधुनिक विज्ञान इंसुलिन रेजिस्टेंस कहता है, उसे कम करने के लिए रात भर भीगे हुए मेथी के बीज जादुई रूप से काम करते हैं। कमाल है। और अगर ये गांठ और बड़ी और सख्त हो जाए, जैसे गर्भाशय में फाइब्रॉइड, जिसे आयुर्वेद ग्रंथि रोग कहता है, ये वात, कफ और रक्त के मिलने से बनी एक सख्त मांस की गांठ है। इसे कैसे घोलते हैं? फाइब्रॉइड के लिए कांचनार गुग्गुल एक अत्यंत प्रामाणिक औषधि है। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत रोचक है। बताइए ना। गुग्गुल में सूक्ष्म गुण होता है, यानी ये शरीर के सबसे गहरे ऊतकों तक प्रवेश कर सकता है। और कांचनार में लेखन गुण होता है, जिसका अर्थ है खुरचना या छीलना। अच्छा, तो वो अंदर जाके खुरचता है? जी हाँ, कांचनार गुग्गुल गहराई में जाकर उस सख्त गांठ को धीरे धीरे खुरचकर घोल देता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। बांझपन या इनफर्टिलिटी के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? बांझपन के लिए गर्भाशय को पोषण देना सबसे जरूरी है। आयुर्वेद में फल घृत को सबसे प्रभावी फर्टिलिटी फॉर्मूला माना गया है। फल घृत, इसमें क्या होता है? शतावरी, अश्वगंधा और औषधीय घी होता है। इसके सेवन से गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसे ताकत और पोषण मिलता है। इससे गर्भ ठहरने का सही माहौल बनता है। और एंडोमेट्रियोसिस जैसी दर्दनाक बीमारी के लिए? एंडोमेट्रियोसिस वात और पित्त का खतरनाक असंतुलन है। उसके लिए दशमूल काढ़े का जिक्र है। दशमूल वात को उसकी जड़ से शांत करता है और पेल्विक क्षेत्र की नसों को आराम देता है। इन सभी बीमारियों के इलाज के लिए जिन औषधियों का हमने जिक्र किया, उनका वर्णन वेदों में बहुत ही सुंदर और रहस्यमय तरीके से किया गया है। स्रोत में अथर्ववेद के स्त्री आरोग्य सूक्त का एक मंत्र दिया गया है। हाँ, वो बहुत ही सुंदर मंत्र है। या औषधयः सोमराग्निर्ह बहुला विश्वरूपिणी ताभिर्नारी सुपित्रा स्यात् गर्भाशयो बलान्विता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो औषधियां सोमराग्नि
यानी चंद्रमा की शक्ति से युक्त हैं। उनके उपयोग से नारी का गर्भाशय बलवान होता है और वह स्वस्थ संतान प्राप्त करती है। मैं यहाँ आपको थोड़ा टोकना चाहूंगी। चंद्रमा की शक्ति, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक और शायद किसी परिकथा जैसा लगता है। क्या आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस चंद्र शक्ति का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? यह संदेह बहुत स्वाभाविक है। मतलब जब हम अशोक जैसे पेड़ की बात करते हैं, जिसका नाम ही अशोक यानी बिना शोक या बिना दर्द के है, तो क्या सच में ये काम करता है? विज्ञान इसे सच साबित करता है। महिलाओं का मासिक चक्र और चंद्रमा का चक्र दोनों ही औसतन 28 दिनों के होते हैं। प्राचीन ऋषि इस जैविक और ब्रह्मांडीय कनेक्शन को बहुत गहराई से समझते थे। 28 दिन की साइकिल। बिल्कुल। जब हम अशोक की बात करते हैं तो चरक संहिता कहती है, अशोको योनि दोषग्ना रक्त स्तंभन कराकहा, यानी ये गर्भाशय के दोषों को खत्म करता है और रक्त को रोकता है। और इस पर मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? आधुनिक क्लिनिकल रिसर्च में सामने आया है कि अशोक की छाल में भारी मात्रा में टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये तत्व गर्भाशय की मांसपेशियों को टोन करते हैं और एक रिसर्च में ये प्रमाणित हुआ है कि अशोक का उपयोग भारी रक्तस्राव को 62% तक कम कर सकता है। 62%? अरे वाह, ये आंकड़ा तो किसी भी आधुनिक सिंथेटिक दवा के बराबर या उससे भी बेहतर है, और वो भी बिना उन साइड इफेक्ट्स के। शतावरी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है, जिसे नारी रसायन माना जाता है। शतावरी के लिए स्पष्ट श्लोक है, शतावरी बल्या वृष्या रसायनी च गर्भाशयस्य पुष्टिकृत, यह शरीर को बल देती है और गर्भाशय का पोषण करती है। इसमें क्या खास बात है? आधुनिक विज्ञान ने जब शतावरी का अध्ययन किया तो पाया कि इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। यह समझना जरूरी है कि फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या करते हैं। ये पौधों से मिलने वाले प्राकृतिक यौगिक हैं जो शरीर के एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पर जाकर बहुत सौम्यता से जुड़ जाते हैं। तो क्या ये हार्मोन्स बढ़ाते हैं? अगर शरीर में हार्मोन कम है तो ये उसे बढ़ाते हैं, और अगर ज्यादा है तो उसे ब्लॉक करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से हार्मोन्स को संतुलित करते हैं। कमाल का मैकेनिज्म है। इसके अलावा लोध्र को एक बेहतरीन यूटेराइन टोनर कहा गया है, और हरिद्रा यानी हल्दी अपने करक्यूमिन यौगिक के कारण ओवरीज की सूजन को कम करती है। ये सब वाकई प्रकृति के खजाने हैं। लेकिन एक बात जो मुझे खटकती है वो ये है कि केवल औषधियां ही सब कुछ नहीं कर सकती। अगर किसी की जीवन शैली ही पूरी तरह विषाक्त है, खान पान खराब है, तो दवाइयां क्या करेंगी? बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। यहाँ शरीर की गहरी सफाई और संरचनात्मक देखभाल की जरूरत पड़ती है। हमारे स्रोतों में पंचक्रम का जिक्र आता है, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए उत्तर बस्ती का। ये क्या है और कैसे काम करता है? अष्टांग हृदयम में उत्तर बस्ती को लेकर कोई संदेह नहीं छोड़ा गया है। श्लोक है, उत्तर बस्ती स्त्रीणाम योनि गर्भाशयगत रोगेषु श्रेष्ठा। इसका सीधा मतलब है कि स्त्रियों के गर्भाशय रोगों में इससे बेहतर कोई चिकित्सा नहीं है। तो इसमें करते क्या हैं? उत्तर बस्ती में औषधीय तेल या काढ़े को मूत्रमार्ग या योनि मार्ग से सीधे गर्भाशय के अंदर पहुंचाया जाता है। पीसीओडी, फाइब्रॉयड या ट्यूबल ब्लॉकेज में इसके परिणाम बहुत ही चमत्कारी होते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का उपयोग करूंगी। जब हम मुंह से कोई दवा खाते हैं तो वो पेट के एसिड, लिवर के मेटाबॉलिज्म और पूरे ब्लड सर्कुलेशन से होकर गुजरती है, और गर्भाशय तक पहुंचते पहुंचते उसका असर बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन उत्तर बस्ती ऐसा है जैसे शरीर को एक सामान्य सिस्टम रीबूट देने के बजाय आप सीधे गर्भाशय का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। अरे बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। है ना? आप सीधे उस इकोसिस्टम के मूल स्थान पर पोषण और दवा पहुंचा रहे हैं जहां असल खराबी है। यह दिखाता है कि प्राचीन चिकित्सा तकनीक में कितनी सटीकता थी। ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है जी। ये सीधे लक्ष्य पर प्रहार है। इसके अलावा शरीर से बढ़ा हुआ पित्त यानी अतिरिक्त गर्मी निकालने के लिए विरेचन करवाया जाता है। विरेचन यानी औषधीय दस्त। हाँ, और गर्भाशय और पेल्विक क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए नाभि पर लगातार गर्म औषधीय तेल डालना, जिसे नाभि बस्ती कहते हैं, बहुत फायदेमंद है। और योग का क्या रोल है इसमें? योग की बात करें तो बद्ध कोणासन, जिसे बटरफ्लाई पोज कहते हैं, और विपरीत करनी का अभ्यास पेल्विक हिस्से में ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। योग और व्यायाम की बात चली है तो हमारे श्रोतों में एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है कि माहवारी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे लगता है आज की पीढ़ी इस नियम को सबसे ज्यादा तोड़ती है। हाँ, और ये नियम महिलाओं के स्वास्थ्य का आधार है।
माहवारी के पहले 2 दिन भारी व्यायाम या जिम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। उन दिनों में शरीर की ऊर्जा अपान वायु नीचे की ओर सफाई के काम में लगी होती है। इसलिए केवल शवासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम की सलाह दी गई है। और खाने पीने का क्या? इसके साथ ही पथ्य अपथ्य यानी क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसका ध्यान रखना होता है। खजूर, दूध और घी का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को तुरंत आयरन और हार्मोनल सपोर्ट देते हैं। और किन चीजों से बचना चाहिए? फ्रिज का ठंडा पानी, मैदा, अत्यधिक जंक फूड और सबसे बढ़कर मानसिक तनाव से पूरी तरह बचना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे स्रोतों में एक स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आयुर्वेद एक गहरी और सहायक चिकित्सा है, लेकिन अगर अचानक बहुत भारी रक्तस्राव होने लगे, असहनीय पेट दर्द हो या कोई भी आपातकालीन स्थिति बने तो क्या करें? ऐसी स्थिति में मॉडर्न डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह अनिवार्य है। इमरजेंसी, अत्यधिक खून बहने या सर्जिकल स्थितियों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। वहां जीवन बचाना पहली प्राथमिकता है। ये बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आयुर्वेद हमें जड़ों से मजबूत करता है। वो हमें बताता है कि उन बीमारियों को बनने से कैसे रोका जाए और जो पुरानी जिद्दी बीमारियां हैं उन्हें जड़ से कैसे खत्म किया जाए। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि लक्षणों को दबाने वाली पेन किलर पर निर्भर रहने के बजाय वात को नियंत्रित करना होगा। हाँ, अपने वात को शांत करें। अपने शरीर के विशिष्ट दोष यानी अपने अंदर के मौसम को पहचानना होगा और अशोक, शतावरी, लोध्र जैसी उन प्राकृतिक औषधियों को अपनाना होगा जिनका जिक्र वैदिक साहित्य में है। यही गर्भाशय रोगों का असली समाधान है। हमें शरीर के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना है, बल्कि उस इकोसिस्टम को फिर से हरा भरा करना है। शरीर को सहयोग करने की बात से मुझे एक बहुत ही गहरी बात याद आ रही है, जो मुझे लगता है कि हर सुनने वाले को सोचने पे मजबूर करेगी। क्या बात है? हमारे स्रोतों में ये साफ लिखा है कि आयुर्वेद माहवारी के समय को एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि शोधन यानी डिटॉक्सिफिकेशन का एक अत्यंत सक्रिय समय मानता है। जी हाँ, बिल्कुल। यह वो समय है जब शरीर खुद को भीतर से गहराई से साफ कर रहा होता है, पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बना रहा होता है। इसीलिए शायद प्राचीन ग्रंथों में इस दौरान पूर्ण विश्राम की बात कही गई है। इसे कोई बीमारी नहीं, बल्कि हर महीने होने वाला एक प्राकृतिक पंचकर्म माना गया है, जो शरीर खुद करता है। लेकिन जरा आज के हमारे हसल कल्चर को देखिए। इसने दर्द के बावजूद, भयंकर थकान के बावजूद लगातार काम करते रहने को, पेन किलर खाकर मीटिंग्स अटेंड करने को सामान्य बना दिया है। और हम इसे अक्सर सशक्तिकरण का नाम दे देते हैं। बिल्कुल, जबकि असल में हम प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध जा रहे हैं। हम शरीर की उस प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो अंत में विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, अगर हम माहवारी को एक बाधा, कमजोरी या बीमारी न मानकर हर महीने होने वाला शरीर का अपना एक प्राकृतिक पंचकर्म मान लें, अगर हम उस दौरान अपने उस संवेदनशील इकोसिस्टम को तूफानों से बचाकर आराम दें, तो क्या हमें महिलाओं के काम करने के तरीके, उनके आराम के अधिकार और हमारे वर्क प्लेस के नियमों को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है। शायद असली सशक्तिकरण शरीर की प्राकृतिक लय को पेन किलर से दबाने में नहीं, बल्कि उस लय को समझने और उसे सम्मान देने में है। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।